नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भाई इंडिया की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली एसयूवी के बारे में। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और इसका भाई एक फ़ैन बेस ना अलग ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस गाड़ी में कुछ एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जब मिक्स करते हो ना तो एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है वो ये निकल के आता है। पहली चीज़ तो ये गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। वाइट कलर में आप देखो और आप ब्लैक कलर में देखो, दोनों ही कलर काफ़ी ज़्यादा जमते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक का ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस था, लेकिन उस गाड़ी में एक कमी आती है कि उसमें फीचर्स आपको नहीं मिलते और कंफर्ट भी उतना नहीं मिलता। वो दोनों कमियां यहाँ पे स्कॉर्पियो एन आपकी कंप्लीट कर देती है और इसी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेल होने लगी है। कंबाइंडली अगर हम देखें ना स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन को, तो एक महीने में 8-9 हज़ार तक जो है ये गाड़ियाँ सेल हो जाती है, जो कि एक इतनी बड़ी एसयूवी के लिए काफ़ी बड़ा नंबर है। आज हम आपके लिए इसका टॉप एंड वेरिएंट लेके आए हैं। ये है इसका Z8L लग्जरी 4WD ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये सबसे महंगी स्कॉर्पियो जो है वो आपको मिलने वाली है। इसके नीचे अपने पास काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। ये गाड़ी पेट्रोल में भी आती है, पेट्रोल में भी ऑटोमेटिक के ऑप्शन आते हैं, 2WD के भी जो है वो ऑप्शन आते हैं रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ। इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी 24,54,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और ऑन रोड गुड़गांव हरियाणा में ये लगभग 28,61,000 रुपये की जो है वो आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। हम अभी हैं DM महिंद्रा में, तो अगर आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी मिल जाएंगे, तो फ़ोन करो, अपनी गाड़ी जो है वो ले जाओ। अब स्कॉर्पियो एन पे इतनी ज़्यादा जो है वो आपको वेटिंग भी नहीं मिलने वाली, तो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको वो भी जो है वो मिल जाएगा। अब देखो 4x4 भाई उनके लिए है जो ऑफ रोडिंग करते हैं, जो ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां 4x4 सेटअप की ज़रूरत है। अदरवाइज आप 2WD ही ले, वो भी आपका काम जो है वो आसानी से कर देगी और इससे 2,13,000 रुपये एक्स शोरूम पे वो गाड़ी सस्ती पड़ने वाली है। यानी कि अगर आप 2 व्हील ड्राइव Z8L लेते हो तो आपको 2,13,000 रुपये सस्ती पड़ जाएगी, तो वो आपका पैसा बच जाएगा। इन दोनों कलर के अलावा आपके पास 3-4 कलर ऑप्शन और भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है वाइट और ब्लैक में ही स्कॉर्पियो सेल होती है। फीचर्स की अब बात करते हैं और लास्ट में आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि क्यों आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए, ऐसे क्या रीजन है इस गाड़ी को कंसीडर करने के। ओके, तो सबसे पहले अपन चाबी से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये वाली की मिलती है आपको इतनी बड़ी गाड़ी के साथ। यार महिंद्रा को ये की चेंज कर देनी चाहिए, पर पता नहीं भाई कब करेगा। हालांकि गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स आते हैं, लेकिन चाबी भी आपको ये फ्लिप वाली मिल जाती है। ठीक है, 3 बटन आ गए इसमें, लॉक अनलॉक और आपका एक बूट अनलॉक करने के लिए बटन। बाकी इसके अलावा अगर आप लॉक बटन को प्रेस करके रखते हो तो आपकी गाड़ी के जो मिरर्स है, एक सेकंड रुक जा भाई, आपकी गाड़ी के जो मिरर्स है वो जो है वो अप हो जाएंगे और अनलॉक बटन को प्रेस करके रखते हो तो मिरर्स जो है वो डाउन हो जाएंगे। तो ये फीचर्स भी आते हैं और दोनों ही चाबी आपके पास ऐसी आती है। देन इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में आती है वो है इसकी हाइट। भाई काफ़ी ज़्यादा हाइट है, फॉर्च्यूनर से भी ऊँची गाड़ी है, इस सेगमेंट की सबसे ऊँची गाड़ी है और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बड़ी गाड़ी लगती है। और अपन इंडियन लोगों को क्या है कि भाई गाड़ी चाहिए जो बड़ी दिखे रोड पर चलती हुई, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ स्कॉर्पियो एन के साथ जो है वो आपको मिलती है। देन अपने पास अगर फीचर्स की बात करें तो ये टॉप एंड वेरिएंट है और इसमें जितने भी फीचर्स आपको चाहिए वो सारे के सारे अवेलेबल है। जैसे कि LED बेस्ड लाइटें हो गई, एक रिफ्लेक्टर बेस्ड है, एक अपने पास जो है वो प्रोजेक्टर वो आ जाता है। लाइटें काफ़ी बढ़िया है गाड़ी की। नीचे आप देखोगे तो अपने पास जो है वो फॉग लैंप आ जाते हैं और इसके सराउंडिंग्स में ये DRLs जो है वो भी मिल जाते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है वो भी आप देख पा रहे हो, प्लस अपने पास जो है वो 360 डिग्री कैमरा के फीचर्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। क्रोम की फिनिश है हल्की सी ग्रिल पे, लेकिन देखो टॉप एंड वेरिएंट में भी ये एकदम वो मैट रखा गया है, यानी कि थोड़ा सा एक जो प्रीमियम फील है वो कम आपको ये वाली चीज़ जो है वो दे देगी। देन इसके बाद अगर हम बात करें और फीचर्स की तो इसमें ADAS के फीचर्स जो है वो मिसिंग है, जो कि XUV 700 में आता है और इवन जो नई XUV 3XO आई है उसमें भी ADAS के फीचर आते हैं। बट स्कॉर्पियो एन में ADAS का कोई भी फीचर महिंद्रा ने नहीं दिया। ठीक है, तो भाई ये एक चीज़ है इस गाड़ी के साथ। इस सेगमेंट में अगर अपन सफारी देखते हैं या फिर अपन हेक्टर को भी चलो ले लेते हैं तो उनमें मिल जाते हैं आपको एडास वगैरह के फीचर्स, जो कि स्कॉर्पियो एन में मिसिंग है, तो ये एक डेफिनेटली मिस है। ठीक है, सामने अपने पास डिस्क आते हैं, पीछे भी अपने पास डिस्क ब्रेक के ऑप्शन आते हैं। अलॉय व्हील्स जो आप देख रहे हो ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, 255/60 R18 का जो है वो सेक्शन है। अब देखो स्कॉर्पियो एन के साथ एक चीज़ और है
है कि इसमें जो ESC है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, वो ये टॉप एंड वेरिएंट में तो स्टैंडर्ड है, या फिर आप 4x4 में Z4 भी लेंगे, क्योंकि Z4 में भी 4x4 का ऑप्शन आते हैं, तो उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप Z2 और Z4 इसके अलावा किसी भी उसमें लोगे तो आपको ESC नहीं मिलता, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपये जो है वो देने पड़ते हैं। तो अगर आप कोई इसके बेस वेरिएंट चूज़ कर रहे हो तो आपको ESC लेना है भाई, ठीक है, क्योंकि इस गाड़ी में बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ऊंची गाड़ी है, तो ESC आपको लेना है। 50,000 रुपये उसके ऊपर आपको खर्च करने हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे, ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी टायर गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, और वो जो सस्पेंशन की क्वालिटी है वो भी डिसेंट इनफ जो है वो आपको मिल जाती है। ये 4 व्हील ड्राइव आप देख रहे हो, तो इसमें और एडिशनल फीचर्स आते हैं, लाइक आपके इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल जो है वो आ जाता है इस गाड़ी में, अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो 4x4 के काफ़ी सारे मोड्स जो है वो भी अपने पास अवेलेबल है। ORVMs में अपने पास इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर जो है वो भी आ जाते हैं, फोल्ड भी हो जाते हैं। ऊपर रूफ रेल्स देखोगे तो सिल्वर कलर की रूफ रेल जो है वो आपको मिलने वाली है। वाइट कलर लोगे तो भी और ब्लैक लोगे तो भी सिल्वर ही आपको मिलेगी। क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है विंडो के सराउंडिंग्स में, क्रोम्स की जो है फिनिशिंग डोर हैंडल्स पे भी आपको मिल जाती है। सिर्फ एक साइड आता है रिक्वेस्ट सेंसर, इस तरफ जो है वो नहीं आता, जो कि टाटा आपको देता है दोनों तरफ, और मारुति की गाड़ियों में भी दोनों तरफ आपको मिलता है। फ्यूल टैंक इसका 57 लीटर का है, ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सफारी का आप देखते हो तो 50 लीटर का है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। एड्रेनॉक्स की जो है वो आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे वाली लाइटें भी अपने पास LED बेस जो है वो आती है। 4x4 लोगे तो 4 एक्सप्लोरर की ब्रांडिंग आपको मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि 4x4 वेरिएंट ये है। देखो बूट में भी रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर मिल जाता है। हालांकि इसका ज़्यादा कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि बूट में ज़्यादा जगह नहीं है। ये एक 7 सीटर वेरिएंट है, 6 सीटर के साथ आपको 4WD का ऑप्शन नहीं मिलता, 7 सीटर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हाँ, सीटें फोल्ड अगर आप कर लेते हो तो आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो बन जाता है। इसमें ना 50-50 का रेशियो नहीं है, एक साथ ही फोल्ड होगी, और ये इसको भी आप उठा के जो है वो आगे की तरफ कर सकते हो। वो अपनी सीट थोड़ी पीछे है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर हाँ, आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो बन जाएगा। टूल्स वगैरह यहाँ रखे हैं, और नीचे अपने पास इसका जो है वो स्पेयर व्हील आ जाता है। स्पेयर व्हील एक साइज छोटा है, और अपने पास स्टील रिम जो है वो आता है। 12 वोल्ट का सॉकेट इधर आ जाता है, और इधर अपने पास जैक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। अब देखो फीचर्स के मामले में यहाँ पे अपने पास कुछ नहीं है, कोई भी कप होल्डर नहीं है, कोई भी चार्जिंग के लिए यानी कि टाइप C या फिर टाइप A का पोर्ट नहीं है। इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी नहीं है, और पीछे वाली सीट पे कोई भी AC वेंट्स जो है वो भी नहीं दिए हुए, ठीक है। देखो आप किसी भी तरफ AC वेंट्स भी नहीं मिलते। 7 सीटर गाड़ी में पीछे AC वेंट्स क्यों नहीं दिए भाई। ये देखो कुछ इतनी जो है वो आपकी ये ऊपर हो जाती है। हाँ, अब अच्छा बूट स्पेस बन जाता है। स्पीकर्स देखो, स्पीकर्स तो दिए हैं सोनी वाले छोटे छोटे ऊपर रूफ पे, सामने देखोगे तो सामने भी रूफ पे दिए हैं, और लाइटें जो है वो भी दी हुई है, LED बेस्ड लाइटें अच्छी है भाई गाड़ी की। तो ये है पीछे वाली रो के लिए। बाकी स्पेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, हालांकि इतनी कंफर्टेबल नहीं है स्कॉर्पियो एन। 7 सीटर पर्पज से अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको सफारी जो है वो रिकमेंड करूंगा। इससे पीछे हमने सफारी की वीडियो बनाई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आपको क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी। वाइपर डिफॉगर वो सर ये सब चीज़ें आपके पास आती ही है। अब चलो एक बार मिडल रो दिखाता हूँ, उसके बाद पीछे वाली रो पे चलेंगे और थोड़ा सा स्पेस का भी देख लेते हैं कितना स्पेस यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, डोर सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये वाला हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ये थोड़ा सा मैट फिनिश में दिया गया है ये पार्ट, बाकी ये ग्लोसी ब्लैक कलर में दिया गया है। ऑटो अप ऑटो डाउन का फीचर नहीं आता, मैनुअली आती है, सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए ऑटो अप ऑटो डाउन आएगा। बाकी स्पीकर्स वगैरह आपको काफ़ी सारे जो है वो मिल जाते हैं गाड़ी में। और सीटें देखोगे तो लेदरेट सीटें मिलती है, और ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो दिया गया है। अच्छे से दिखाऊं तो ये देख लो, सीटें बढ़िया लगती है, एक थोड़ी सी एसयूवी वाली फीलिंग देने वाली सीटें जो है वो लगती है। गाड़ी में चढ़ना भाई थोड़ा सा है मुश्किल, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट पे पैर रखना है, और उसके बाद ही आप जो है वो गाड़ी में चढ़ पाओगे। अदरवाइज़ तो भाई काफ़ी ऊंची गाड़ी है, आपको मुश्किल हो जाएगी चढ़ने में। स्पेस देखो, डिसेंट स्पेस है, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस है, डिसेंट स्पेस है। हाँ, थाई सपोर्ट अच्छी है, बिल्कुल आराम से जो है वो मेरे पैर तक आ रही है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, और मेरे हिसाब से तो भाई स्पेस रहता ही है। बाकी 6 फीट के बंदे के हिसाब से देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा सा जो है वो इसको स्लाइड डाउन किया गया है, ठीक है। यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे, तो पैर आपके आ जाएंगे। रियर AC वेंट्स और उनको कंट्रोल करने के लिए ये नोब, हाँ यहाँ पे टाइप C का एक सॉकेट जो है वो दिया गया है। फ्लोर देखोगे तो ज़्यादा बड़ा हम्प नहीं है, 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। गाड़ी की जो विड्थ है वो भी ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पे मिलती है। देन इसके बाद यहाँ पे LED लाइटें आ गई, और तो बाकी कुछ चीज़ें है नहीं ज़्यादा, नॉर्मल हेडरेस्ट है,
दो एडजस्टेबल है और एक अपना फिक्स आता है। आर्मरेस्ट आता है, छोटा सा आर्मरेस्ट है, इसके नीचे कप होल्डर जो है वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी तो भाई यही है। अब देखो XUV 700 में पैनोरामिक सनरूफ आती है, सफारी में भी आती है, हेक्टर में भी आती है, लेकिन स्कॉर्पियो में नहीं आती पैनोरामिक सनरूफ, ठीक है। वो छोटी वाली सनरूफ से आपको काम चलाना पड़ेगा, तो ये भी एक मिस जो है वो गाड़ी में है। तो दो मोटी कमियां तो मैंने आपको बताई दी। बाकी हाँ, ऐसे प्रीमियम फील की अगर बात करोगे ना, तो ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं करवाती स्कॉर्पियो NB। स्कॉर्पियो क्लासिक तो बिल्कुल भी नहीं करवाती, बट स्कॉर्पियो NB ऐसे कोई आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रीमियम फील नहीं करवाती। लेकिन जो सीटिंग की बात अगर अपन करते हैं ना, तो भाई ऐसा लग रहा है मैं जैसे काफ़ी ऊंची गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। ये सीट से ये वाली सीट जो है वो ऊंची है और मेरे को पूरा डैशबोर्ड ना ऐसे इस एंगल पे जो है वो दिख रहा है। तो वो SUV वाली फील आपको डेफिनेटली इस गाड़ी में हर जगह आने वाली है। वो एक प्लस पॉइंट इसका ज़रूर आपके पास रहेगा। चलो पीछे वाली सीट पे भी आपको एक बार चल के दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको ये लीवर खींचना है और ये टम्बल अप हो जाएगी। आपको आराम से पैर रखना है, जो हाथ लगे जो चीज़ उस चीज़ को पकड़ लेना, पीछे चले जाना है। ये देखो जी पीछे, तो भाई पीछे का मामला सही नहीं है। मैं आपको बताऊं तो उकड़ू होता है ना, ऐसे उकड़ू बैठा हुआ हूँ मैं गाड़ी में। बिल्कुल स्पेस नहीं है, यहाँ पे भी बिल्कुल स्पेस नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। मेरी हाइट के हिसाब से चलो मैं इसके अंदर घुस तो गया, बट आपकी हाइट अगर 1 इंच भी ज़्यादा है तो आप नहीं घुस पाओगी इस गाड़ी के अंदर। तो पीछे वाली रो बच्चों के लिए ही छोड़ देते हैं। अब इसीलिए मैंने सफारी की वीडियो में बताया था कि अगर प्रैक्टिकलिटी की बात है एज ए 7 सीटर, तो वो गाड़ी 7 सीटर पर्पज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते। चलिए अब बाकी बातें कर लेते हैं भाई, फीचर्स की बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर देखो इधर की तरफ दिया गया है, ठीक है आपके लिए। अब अभी तो हमारा डोर जो है वो पूरा नहीं खुल रहा, लेकिन अगर आपका डोर पूरा खुल जाएगा तो आपको वो हैंडल ग्रैब करना है और तब गाड़ी में चढ़ जाना है, तो फील आएगी आपको एकदम बढ़िया वाली। अभी तो अपन ऐसे ही चढ़ जाते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ओके जी, सबसे पहले डोर की ही बात करते हैं। हालांकि पैक किया गया है डोर, बट अपने को जो चाहिए वो दिख जाएगा यहाँ से। पावर विंडोज़ की कंट्रोल, लॉक अनलॉक के, विंडोज़ को लॉक करने के, और ORM के, ORM फोल्ड अनफोल्ड के, ठीक है। ये सारे कंट्रोल्स आपके पास आ जाते हैं। दैन ऊपर ट्विटर्स जो है वो लगाए गए हैं। इधर दिखाऊं साइड में, तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर आ जाते हैं और ये अपना लंबार स्पोर्ट का आ गया, ठीक है। तो ये फीचर भी है। देन इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर, हेडलैम्प लेवलर और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। अब ये तो ठीक है, क्रोम में अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं ये ऐसे डुप्लीकेट सा जो फील होता है, तो वो है। देन इसके बाद डी का स्टीयरिंग आ जाता है। स्टीयरिंग पे लेदर की रैपिंग की गई है। लेफ़्ट साइड में कंट्रोल्स है आपकी मीडिया के। बटन्स की क्वालिटी उतनी बढ़िया प्रीमियम नहीं फील होती, इस तरफ भी वही हाल है। क्रूज़ कंट्रोल है, अपने पास MID के कंट्रोल जो है वो आ जाते हैं। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है। वाइपर्स अपने आ जाते हैं ऑटोमेटिक, और अपने हेडलैम्प जो है वो भी आ जाते हैं ऑटोमेटिक, और इसको यहाँ से नीचे से जो है वो आपको लॉक करना पड़ेगा। अब एक बार अपन गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके जी, MID हो चुकी है अपनी ऑन, और एनालॉग MID आती है। बीच में आती है डिस्प्ले, ये टैकोमीटर है, वो स्पीडोमीटर है, और बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ये दिखा रहा है। एक बार मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। ओके, बीच में जो डिस्प्ले है वो आपको दिखा देगी सारी चीज़ें, जैसे इधर फ्यूल है, इधर टेम्परेचर है, इधर किस गियर में आपकी गाड़ी चलेगी वो है, और ये अभी नेविगेशन पे सेट है। देन इसके बाद अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। सेटिंग में भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ चीज़ें हैं इसमें दिखाने के लिए। जैसे कि सबसे ऊपर अपना AEF ऑटो रीसेट आ गया, उसके नीचे अपने पास आ गया पैसेंजर एयरबैग। अब काफ़ी गाड़ियों में पैसेंजर एयरबैग को ऑफ़ करने के लिए उस तरफ आपको चाबी लगा के जो है वो ऑफ़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि MID में ऑप्शन मिल जाता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास एक दो चीज़ें और है नीचे की तरफ, जैसे कि अगर आपको नींद आ रही है तो उसके डिटेक्शन जो है गाड़ी कर ले। TPMS के फीचर्स को जो है वो ऑटो लर्न करने के लिए, और टायर फिल असिस्ट जो है उसके लिए। टायर फिल असिस्ट में क्या है कि जब आप पेट्रोल पंप या कहीं पे भी हवा फिल करवाओगे, तो जैसी प्रेशर पूरा होगा ये यहीं पे बता देगा MID में कि हाँ पूरा हो गया। वो मशीन में देख के करते हैं ना 35 PS, तो वो यहाँ पे भी बता देगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। इसके अलावा अपने पास
कुछ एक चीज़ें और है, जैसे कि बेसिक चीज़ें ये सारी, ड्राइवर इन्फो हो गया, फ्यूल इन्फो हो गया, डिजिटल स्पीड अगर आपको देखनी है, व्हीकल की इन्फो देखनी है, तो वो सब है। मतलब कि नॉर्मल सब चीज़ें अपने पास आ जाती है। डैशबोर्ड की ओवरऑल बात करें ना, तो महिंद्रा के साथ मेरे को ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है कि इनकी हर गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि सब गाड़ियों में एक जैसी चीज़ें जो है वो लगा के दे दी। मैं टाटा की बात कर रहा हूँ, जैसे सफारी, नेक्सॉन, हैरियर, सब में आपको सेम सा डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। लेकिन महिंद्रा के साथ ऐसा नहीं है। एक्सयूवी का अलग है, इसका अलग है, स्कॉर्पियो क्लासिक का अलग है, इवन 3XO का अलग है। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है हर एक गाड़ी की, बाहर से भी अंदर से भी, तो वो बढ़िया चीज़ है। बाकी ठीक है, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। ये काफ़ी छोटा है लेकिन आपके काम जो है वो सारे कर देगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा चल जाता है इसमें, और बाकी अपने पास कनेक्टेड कार वाले फीचर्स जो है वो भी आ जाते हैं। ब्राइटनेस पता नहीं इन सब की थोड़ी सी कम यहाँ पे हुई है। एक हाँ फीचर एक्स्ट्रा क्या है कि वेंटिलेटेड सीट आई है, इसको आपको प्रेस करना है। अगर आप देख पा रहे हो इसमें, तो इसको आपको प्रेस करना है और यहाँ से ये वेंटिलेटेड सीट जो है वो आपकी चल जाएगी। ठीक है, नीचे अपने पास हार्ड बटन्स दिए गए हैं इसके लिए, मीडिया के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एसी के लिए भी सारे के सारे बटन हार्ड्स है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, मैक्स एसी का बटन जो है वो भी आपके पास आता है। इसके बाद अपने पास यहाँ पे 360 कैमरा का जो है वो फीचर मिल जाता है। देखो कैमरा तो भाई बस ये मान लो कि टाइम पास ही कर रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ, आइडल में, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये बटन्स मिल जाते हैं। और उसके नीचे टाइप सी, टाइप ए, और ये एक वायरलेस चार्जर जो है वो भी आपके पास आया है एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी अपडेट में। देन अपने पास ये आ जाता है इसका ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। डीजल में, पेट्रोल में, दोनों में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। PRND मैनुअल में आप ड्राइव कर सकते हो इसको। इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक आता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड का फीचर ये मिस है इस गाड़ी में। ठीक है, 3 मिस हो गए बड़े वाले। देन अपने पास यहाँ पे ये सिलेक्टर आता है 4 व्हील लो और 4 व्हील हाई के लिए। देन इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे मोड्स आते हैं। ये वाला अपना जो है वो नॉर्मल मोड है। ठीक है, देन अब इसके बाद ये स्नो का मोड है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये आई थिंक मड मोड है। और ये जो है ये अपने पास ये क्या है, सैंड मोड है। ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा, आप जिस भी मोड पे जाओगे तो वो आपके MID में शो कर देगा। ये प्रेस नहीं होता है, बस इस डायल को जो है वो आपको घुमाना है। 4WD के लिए आपको ये बटन जो है वो दबाने वाले, यानी 4WL के लिए और हाई के लिए अलग अलग बटन आपको मिलते हैं। एक कप होल्डर है, एक बोतल आ जाएगी 1 लीटर वाली। और इसके बाद अपने पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो मिलता है। इसके नीचे कुछ स्पेस नहीं है, बस इतना ही है, ज़्यादा डीप नहीं है ये ना। ये स्लाइड व्लाइड होता है। बाकी विड्थ काफ़ी बढ़िया है, लंबाई कम है इसकी, लेदर की फिनिश आ जाती है इसके ऊपर। इसके अलावा भाई यहाँ पे कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर है, छोटा सा ग्लोब बॉक्स है। ये वाला मटेरियल सॉफ्ट टच है, बाकी सब हार्ड प्लास्टिक है। और एक सोनी का मिड का स्पीकर है। ऊपर IRVM इलेक्ट्रोक्रोमिक आ जाता है। यहाँ पे अपने पास जो है वो इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं, लाइटो वाइटो के, और सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और सन ग्लास होल्डर जो है वो मिलता है। बाकी वैनिटी मिरर है, ऊपर इल्यूमिनेशन देख रहे हो। और इस तरफ अपने पास टिकट होल्डर जो है वो आता है। ये छोटे छोटे स्पीकर आपको सोनी के मिल जाएंगे गाड़ी में, पीछे दो और आगे दो। बाकी डोर्स वोर्स पे मिड के, ट्विटर वगैरह सब चीज़ें मिलती है। साउंड सिस्टम काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एयरबैग आ जाते हैं गाड़ी में 6, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है। मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आते हैं, सेफ्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। ये भी एक्चुअली महिंद्रा जो है सेफ गाड़ियाँ बनाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो भाई ये थी अंदर की बातें। अब बात आती है गाड़ी के इंजन की। ओके जी, सो अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। एक तो भाई इसका हुड काफ़ी ऊपर है, ऊपर से ये भारी बहुत है। ठीक है, और कोई भी वो नहीं है, मतलब वो अपने आप उठने वाले, ये मैनुअल वाला ही आपको मिलता है। इंजन देखो एकदम साफ दिख रहा है, काफ़ी बड़ा भारी भरकम इंजन जो है वो लगाया गया है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन है ये, 175 bhp जनरेट करता है एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन पावरफुल है, रिफाइन है, रिलायबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इंजन के साथ। महिंद्रा अपने इंजन खुद डेवलप करता है और इनकी R&D टीम काफ़ी बढ़िया है इंजन के मामले में, तो उससे आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन है, ऊपर इंसुलेशन मटेरियल है, तो काफ़ी बढ़िया इंसुलेशन गाड़ी की है भी। अब पावर 175 bhp जनरेट करता है। पावर के मामले में मैंने बताया कोई इशू आपको नहीं आएगा। इसका जो ओवरऑल 4WD का एक्सपीरियंस है, यानी कि 4x4 का एक्सपीरियंस है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो आपको 4x4 से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी इस गाड़ी में किसी भी तरह की। ऐसा नहीं है कि भाई निकल ही नहीं रही है, यानी कि ऑफ रोडिंग जो है वो ईजिली आप इस गाड़ी से कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ओके, डीमेरिट्स मैंने आपको बताई थी कि कुछ एक फीचर्स की कमी है, थोड़ी सी प्रीमियम फील की जो है वो आपको कमी मिलने वाली है। बट हाँ, अगर आपको एक SUV वाली फील लेनी है
तो भाई ये एकदम परफेक्ट चॉइस जो है वो आपके लिए रहेगी। माइलेज की अब बात कर लेते हैं। तो माइलेज कंपनी 18 kmpl के आसपास क्लेम करती है डीजल इंजन ऑटोमेटिक के साथ, लेकिन रियल टाइम में ये गाड़ी आपको दे देगी 12-13 की माइलेज। तो माइलेज से भी आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। माइलेज अच्छी है इस गाड़ी की भी, अपनी XUV 700 जो है उसकी भी अच्छी है। पर पेट्रोल में मत लेना भाई, अगर आपको माइलेज चाहिए तो पेट्रोल की बिल्कुल अच्छी माइलेज नहीं है। आप 10-11 की माइलेज जो है वो सिर्फ ले पाओगे पेट्रोल से। मेरे एक दोस्त के पास XUV भी है और स्कॉर्पियो एन भी है, दोनों भाई एवरेज से तो परेशान है। बाकी यहाँ पावर पेट्रोल में ज़्यादा है, 200 bhp के आसपास जो है इनका पेट्रोल इंजन पावर प्रोड्यूस कर देता है, तो वो पावर के मामले में काफ़ी बढ़िया है, एवरेज के मामले में नहीं है। ठीक है जी। सो ये थी हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊं। हमने ज़्यादा जो है वो रिव्यू नहीं किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्कॉर्पियो एन के एक बार ZS सेलेक्ट दिखाया था शायद, और उससे पहले जब आई थी एक बार तभी दिखाई थी। उसके बाद मैं आज ही आपको जो है ये गाड़ी दिखा रहा हूँ, तो मैंने सोचा जो भी चीज़ें हैं सब कुछ ही आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी इसकी कंपटीशन की गाड़ियों की भी वीडियो अपने चैनल पे है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ताकि आप एक अच्छी गाड़ी जो है वो चूज़ कर पाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।